I'm starting with the poems, the revisions of poem, the revision of all the poems. I'm doing it मतलब side by side I'll do the chapters also. तो आज मैंने जो है सबसे पहले लिया है द फर्स्ट पोएम, द रोड नॉट टेकन. व्हेन एग्जाम्स आपके आ रहे हैं, नाउ वी आर नॉट बॉदर्ड कि क्या है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू लर्न, या कैसे हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो फ्रॉम द पोएम यू मे बी हैविंग अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन आरटीसी, क्योंकि आरटीसी 100% आएगा. वन पोएम वन चैप्टर, तो आरटीसी इज पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन. तो आरटीसी मीन्स आपके जैसे हम लोग बोलते हैं प्रसंग, व्याख्या, भावार्थ इन द इन दी हिंदी, सेम आपका. यानी कि देयर माइट बी द थीम, देयर माइट बी अ डीप मीनिंग, एंड ऑफ कोर्स जो भी आपके पास में पैसेज आएगा, जो भी आपके पास स्टैंजा आएगा, उसको एक्सप्लेन कर. Plus, we also have the poetic devices and the rhyme scheme in all our poem. The poem Road Not Taken is written by Robert Frost. Right? The very first is it is written by Robert Frost, the poet. Now, what is the theme? तो थीम बेस्ड इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक आए हैं. Now your paper is going to be 80 marks and each and every chapter will be there. तो जरूरी नहीं है कि कोई भी सारे चैप्टर्स आपके इंक्लूड हो जाए, बट कुछ पोएम्स ऐसे होते हैं विच आर वेरी कॉमन कि आते ही आते हैं उनमें से क्वेश्चंस. तो रोड नॉट टेकन इज अबाउट द choices that we have in our life. हमारी लाइफ के अंदर जो हम चॉइस आज लेंगे, जो आज हम लेंगे, दैट विल रिफ्लेक्ट आवर फ्यूचर. वो हमारा फ्यूचर में रिफ्लेक्ट होगा. नाउ लेट मी कम टू दिस एग्जाम्पल. से you all are in 9th standard right now. Maybe within 1 year you will be completing your 10th standard, 2026, and you all will be moving to 11th standard. आपने कुछ सोचा होगा, आई वॉन्ट टू, मतलब नॉर्मली. तो अब क्या है, आपके सामने 3 स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज. ठीक है. एंड इट इज वेरी 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 कॉमन कि लोगों को लगता है दैट साइंस इज वेरी वेरी ब्रिलियंट फील्ड. और अगर आप देखोगे, अगर मैं 10 बच्चों से बात करती हूं तो 9 दे से दे वांट टू गो फॉर साइंस स्ट्रीम. उनको ये नहीं पता आगे उसमें होना क्या है, उनका क्या कैपेबिलिटी है, बट दे वांट टू गो फॉर. एंड देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, टॉपर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर टॉपर्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिनको मजबूरी में कॉमर्स या आर्ट्स लेना पड़ता है. टॉपर्स के बारे में बात कर रही हूं. उनमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं आई वांट टू टेक ह्यूमैनिटीज, आई वांट टू टेक कॉमर्स, आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो ये जो इस पोएम के अंदर 2 रोड्स हैं, वन द पाथ ऑन विच एवरीवन वॉक, सबको साइंस लेना है. सबको लगता है इसरो उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है कि आओ बेटा आओ, तुमको हम लेकर जाते हैं. Everyone wants to go for that. And of course, there are few, जो सेकंड रोड हमारा है जिस पर कम लोग चले हैं. There are some people who would also see. अब जिस पे सब लोग चले हैं, हमें उसके बारे में सब कुछ पता होगा. यू विल बी गेटिंग टू नो, भाई नौकरी मिल जाती है, कोई ना कुछ वो हो जाता, मतलब यू विल नो ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट रोड. उस पाथ का आपको सब कुछ पता है.
लेकिन वो जो दूसरा रोड है हमें उसके बारे में नहीं पता है। दैट इज रिस्की। आज ले लिया, कल को कुछ नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, लाइफ नहीं सेट हुआ तो क्या होगा? दैट इज रिस्की। नाउ देयर इज अ डिलेमा। डिलेमा मीन्स आप एक संकट में फंस गए हो। डिलेमा मीन्स यू आर इन, आप जो हो इन अ फिक्स, क्या करूं? जो सब कोई कर रहे हैं, जो जो भीड़ कर रही है, मैं उसमें जाऊं या मैं कुछ अलग करके दिखाऊं? एंड देन देयर कम्स दिस पोएम. This poem is about two choices that often we have. सबके पास होता है, वो मेरे पास भी है, आपके पास भी है, और कदम कदम पर होता है। अभी 10th स्टैंडर्ड खत्म करने के बाद आपका डिलेमा होगा कौन सा स्ट्रीम। 12th खत्म करने के बाद एक बड़ा डिलेमा होगा कॉलेज या कोर्स, क्योंकि दोनों नहीं साथ में मिलते। दोनों साथ में नहीं मिलते। दैट्स ओनली दैट मिराज कि हम तो साइंस करके सीधा आईआईटी जाएंगे। 99.9% नहीं जा पाते। फिर कोर्स करें अच्छे वाला या कॉलेज अच्छा देखें, देन नौकरी, फिर छोकरी। तो दिस काइंड ऑफ डिलेमा विल ऑलवेज बी देयर इन आवर लाइफ। अब मान लो आपने एक ऐसा चॉइस लिया, वॉट एवर यू हैव टेकन, मीन से यू हैव टेकन साइंस, आफ्टर 5 years you are successful. दैट मीन्स जो आपने चॉइस लिया था दैट सूटेड यू। लेकिन हो सकता है 5 years डाउन द लेन आपको लग रहा है कि वाई आई हैव, तो क्या आप वापस आ सकते हो? नहीं आ सकते। आप दोबारा अपना करियर बना सकते हो? नहीं बना सकते। एक बार आपने जो चूज कर लिया, आपको उस पर ही चलना पड़ेगा। एंड दैट इज द थीम ऑफ दिस poem. What says the road not taken? So in this poem, the poet is standing on a at the fork. Fork मतलब दो चीजें मतलब कि डिवाइड हो रही हैं, एंड ही इज स्टैंडिंग। एक ऐसा रास्ता है विच हैज बीन मूव्ड बाय एवरीवन, मतलब वहां लोग आते जाते रहते हैं, कॉमन वे, कॉमन है। एंड दूसरा है जिसमें कम ट्रैवलर्स गए हैं। उस पर्टिकुलर डे, मतलब when he was standing at that fork, both of them were looking same. Why? Because it was the autumn season and the leaves had fallen down on both of them. दोनों पे पत्ते गिरे हुए थे, एंड दोनों पे किसी पत्तों पर कोई चला नहीं था। क्यों? अगर कोई चलता तो जो पत्ते हैं वो मसल जाते, it would have become black due to walking. So at that time when he was evaluating both the roads, दो दोनों सेम थे लेकिन एक ऐसा है विच इज कॉमन, एंड वो वहां तक देख पा रहा था जहां तक उसकी नजर जा रही थी। मतलब आप कहां तक एनालाइज कर सकते हो? ओके, आई हैव टेकन साइंस, यू आर थिंकिंग मैं ये करूंगा, लेकिन उसके आगे मीन फ्यूचर इज अनफोरसीन। और फिर वो डिसाइड करता है that he would take the road which is traveled by less people. Why? Because he wanted to explore. He wanted to take the risk. And ultimately वो कहता है कि मतलब जब वो एनालाइज कर रहा होता है तो उसके दिमाग में आता है मे बी मैं ये रास्ता आज ले लूं, एंड हो सकता है आफ्टर ईयर्स आई मे बी रिग्रेटिंग फॉर दिस डिसीजन, लेकिन हम ले तो एक ही सकते हैं। तो ही टेक्स द लेस ट्रैवल्ड वन, एंड ही एंड्स दिस पोएम विथ दैट इज ऑल द डिफरेंस
that made all the difference. मतलब हम ये नहीं जानते whether he was happy or sad, but वो कहता whatever today I am, that is because of the decision I had taken in my past. So that is the road not taken. The poet is in a dilemma on which roads he has to stand. There is yellow wood, yani autumn season, and wood means forest. He is looking into both the roads, and then sees that दोनों road जो है एक end में आने के बाद they turn, and then he evaluate both the roads. The first road is used by many, whereas the second road is scarcely used. But that particular morning, both of them were covered with the leaves, and no step had trodden black. Matlab, no one had walked on that. Trod matlab chalna. फिर वो decide करता he would take the less traveled one. I took the less traveled one, and that is all the difference I made. Matlab, whatever he had taken, that decision was his present. So the poem says that we must be very careful while we make our choices. और इस पोएम से ये क्वेश्चन आपके आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, since you all are in 9th standard, and this is a very common problem. Being you all know that I am a counselor, ये मेरे पास सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम आती है. I had a student, excellent, she was brilliant girl. मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, it's not one. And उसके साथ में क्या था कि इन 8th standard since 8th standard हर मैथ्स मार्क्स उसके कम थे. So she was bit scared of maths. And SST में भी कम थे. Then she came to step up. I'm not proud, but of course I must say कि this was the real incident. Ritika. Then she was, पता नहीं क्या हुआ, मुझे ये नहीं पता. मैं तो जैसे आप लोगों को पढ़ाती हूँ वैसे ही पढ़ाती थी. The only thing is that was offline. She developed a lot of interest in social science. जब 10th standard खत्म हुआ, she was a brilliant student. She wanted to go for humanities, and her parents wanted her to take science because she was very brilliant, she was intelligent. अब यहां पर जो है उसकी अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी सी फाइट हो गई. पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे. And her mother came to me, हमारे इंस्टीट्यूट आई, and she said to me कि मैम, Ritika want to take humanities, but we want her to take science. Then I asked, what is the purpose of taking science? क्योंकि उनकी जो मदर थी, she was कॉमर्स ग्रेजुएट, फादर भी, तो साइंस क्यों लेना? तो उन्होंने कहा क्योंकि सब लोग कहते हैं साइंस लेके बीटेक कर लो, बीसीए कर लो, नौकरी कहीं ना कहीं लग जाती है. मतलब एवरीबडी, सभी लोग उस पर चलते हैं. बट ऋतिका का मानना था शी वांटेड टू डू समथिंग इन साइकोलॉजी. देन आई टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूमैनिटीज ऑल्सो, बिकॉज जो हम लोगों के दिमाग में एक गलत आंखों में पट्टी बांधी है. एंड देयर पेरेंट्स अग्रीड. शी इज एन इंटरनेशनल फेमस डांसर, इज इंटरनेशनल फेमस डांसर. सिंगल चाइल्ड थी. शी गॉट ह्यूमैनिटीज, एंड यू वोंट बिलीव, जो लड़की 8th या 9th तक एसएसटी में हार्डली पास होती थी, 10th में तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे, दैट गर्ल topped her school and she got into one of the best colleges in Delhi University. That too without any reservation. मतलब वो सिंगल चाइल्ड थी, इंटरनेशनल डांसर थी, उसको कोटा मिल सकता था, लेकिन उसको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी. She directly got into the best college, the best college. And today she is practicing. So that is the choice of life. That is the difference she has made. Now she is very happy, and her parents are also.
her parents are also, क्योंकि उनको वो डर था कि ह्यूमैनिटीज लेकर, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ह्यूमैनिटीज लेकर लोग घर में बैठ जाते, बट शी वॉज डिटरमाइंड. So whatever choice we take, that is what makes our future. तो ये वाला जो पोयम है इससे आपकी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो दिस इज द पोयम द रोड नॉट टेकन. यू हैव मेटाफॉर. द रोड्स जो है वो सिंबल भी है, मेटाफॉर भी है फॉर द चॉइसेस ऑफ अवर लाइफ. I the word is repeated. You have anaphora. The words are repeated in the very beginning of the sentence. Alliteration, personification. So the poetic devices are this. And the rhyming scheme is A B A A B. तो आपके अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है तो एक आ सकता है थीम. द रोड सिंबलाइज द पाथ्स ऑफ अवर लाइफ. मतलब मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, तो आपको उसमें ये डिफाइन करना है कि जब हम हमारे सामने इन आवर लाइफ देर आर वेरियस इंस्टेंसेस व्हेन वी आर इन अ डिलेमा, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. और ये तब होता है जब दोनों जो चॉइसेस हैं वो बराबर के हों. एंड वी आर बाउंड टू टेक ओनली वन. हम सिर्फ एक ही कर सकते हैं. राइट. So this is the road not taken. The second poem which I am going to do today is Wind. This poem written by Subramanya Bharati. It is written by Subramanya Bharati, but it is translated by A.K. Ramanujam. Basically, Subramanya Bharati is a Tamil poet, तो उन्होंने ये जो लिखा था. And Subramanya Bharati is also a very famous poet who has written the poems for the patriotism. मैं यहां पर इसलिए इस चीज को लेकर आ रही हूं कि ऐसा एक थीम आ सकता है. मतलब बेसिकली उन्होंने जितने पोएम्स लिखे थे ड्यूरिंग द मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट, तो उनका कहीं ना कहीं पेट्रियोटिज्म को सपोर्ट करता था. मतलब वी मस्ट फेस थिंग्स. यहां जो ये पोएम है इट इज अ सिंबॉलिक पोएम. विंड इज अ सिंबल. याद रखना, wind is a symbol, and this wind symbolizes all the difficulties, all the obstacles and the challenges of our life. हवा तबाह भी कर सकती है और वो हमें it can bring prosperity also. मतलब it has got the destructive power, it has got the constructive power. It has got the destructive power and it has got the constructive power. There is a change in the tone of the poet from beginning to the mid. मतलब इनिशियली जब पोएम स्टार्ट होता है तो द पोएट रिक्वेस्ट द विंड टू बी स्लो. वो स्टार्टिंग में ही इज पोलाइट. आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द टोन. तो इन द इनिशियल जब स्टार्ट होता है तो वो कहता है कि डोंट मूव सो फास्ट. उसके बाद जब वो तेज हवा चलती है तो ही बिकम्स एंग्री. ही कंप्लेन्स. वो कहता है लुक व्हाट यू हैव डन. गुस्सा हो जाता है, कहता है देखो तुमने क्या किया. तुमने जो है सारे के सारे विंडोज को नुकसान पहुंचाया. यू टोर ऑल द पेपर्स, यू ब्रॉट ऑल द शेल्फ्स डाउन. सारी चीजें तुमने गिरा दी. यू ब्रॉट द रेनफॉल. तुम अपने साथ में रेन को लेकर आए. मीन्स ही इज कंप्लेनिंग दैट द विंड हैज कॉज्ड डिस्ट्रक्शन.
फिर उसके बाद फर्स्ट टोन इज वेरी पोलाइट, ही रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू ruin. Then it is a complain and angry, anguish. फिर वो रीडर्स को एडवाइस करता है. उसके बाद ही एडवाइजेस द रीडर्स दैट विंड इज लाइक अ गॉड. विंड जो है वो, इवन दो इट इज विंड, बट इट इज पावरफुल. इट इज पावरफुल एंड इट इज जस्ट लाइक द विनोइंग गॉड. विनोइंग मतलब जो ग्रेन्स को अलग करता है उनके स्टॉक से. तो वो कहता है कि विंड को करेजियस एंड नॉन करेजियस लोगों के बीच में डिफरेंस पता है. इट नोज हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोज हु आर courageous and those who are cowards. तो अगर आप courageous हो, if you are able to face the wind, then you would be able to overcome all the challenges of your life. क्योंकि यहाँ विंड किसको सिंबलाइज कर रहा है? डिफिकल्टीज को, चैलेंजेस को, ऑब्स्टेकल्स को. तो वो कह रहा है अगर आप सारे ऑब्स्टेकल्स को, जिंदगी के चैलेंजेस को सामना करते हो, तो देन यू आर द विनर. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू, देन यू आर द लूजर. क्योंकि जो विंड है, जो वीकलिंग्स होते हैं, वीकलिंग्स मतलब दोज हु आर वीक. अगर आपका घर कमजोर है, आपका बोट कमजोर है, मतलब यहां ही हैज टेकन ऑल द एग्जाम्पल्स, द विंडोज, हाउस, योर हार्ट, मीन्स कुछ भी जो कमजोर होगा ना, वो विंड उसको नुकसान पहुंचाएगा. What he has taken the examples is that whatever is weak, wind will ruin it. And if you are having a head, मतलब कि आपका जो दिल है वो strong है, then it cannot do any harm to you. वो आपको कोई harm नहीं कर सकता. Therefore, you need to strengthen your house, your window, your boat, your heart. आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है. क्योंकि जहां इंसान वीक होगा, द विंड विल ruin. And if you are strong, it will flourish. So if you are able to face the difficulties of the life with courage, you will come out as a winner. And if you are not able to, then you would be finished. So the message of the poem is we ought to be intellectually intense to endure life's difficulties. मतलब आपको अपने आप को, you need to make yourself strong. You should be able to face any difficulty of your life. To endure मतलब to सहन करना, टू टॉलरेट. लाइफ ऐसा तो है नहीं कि वो आपको डिफिकल्टीज नहीं देगा. देयर वुड बी सम लॉस, देयर वुड बी सम challenges, there would be some obstacles. That can be a financial obstacle, that can be a career oriented, that can be physical, आपकी body, so anything will be there. But if you are able to face it with courage, you are the winner. And if you are not able to, then you are the loser. So that is the overall summary of the poem, The Wind, written by Subramanya Bharati and translated by A.K. Ramanuj. In the poem, जैसे वो कहता है don't, he is using anaphora. The wind god, Vinos, personification, metaphor, repetition. Wind is itself a symbol.
an electrician. So you have different kinds of poetic devices in this poem. The poem does not have any rhyme scheme. It is written in a free verse. So that's a symbolic poem. Again, if the question is there on the theme, जैसे ऊपर मैंने लिखा है, मतलब similar to this, the sentence, the statement will be there. You will not be having write the theme of the poem. It may be wind is a symbolic poem that symbolizes, ऐसे करके लिखा और आपको लिखने के लिए बोला explain. या Subramanya Bharati emphasizes that one needs to be intellectually and intense to endure the life difficulty. Elaborate in reference to the poem. तो बेटा अगर ऐसे वर्ड्स आ जाए तो ये मत सोचना कि कितने भारी भरकम वर्ड्स थे, कितने डरावनी चीज थी, हमें तो समझ ही नहीं आया। तो ऐसा कुछ नहीं है। जहां आपके आ गया डिफिकल्टीज, जहां आपके आ गया सिंबल, जहां आपके वर्ड्स आ गए, इट मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन द थीम और मैसेज ऑफ द पोएम। यानी आपको पहले बताना है कि विंड किसको सिंबलाइज करता है, द ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस ऑफ अवर लाइफ, एंड देन व्हाट द पोएट वांट्स टू कन्वे। और वो कन्वे क्या करना चाहता है कि जो विंड है, इट डज नॉट डू व्हाट वी वांट टू से। लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती है। आप सोचो कि मेरे हिसाब से आज लाइफ चलेगी, आज मैं चाहता हूं सुबह 10 बजे सूरज आए, तो आपके हिसाब से नहीं चलती। लाइफ गोज ऑन इट्स ओन। द फिनोमिना ऑफ लाइफ कैन नॉट बी अकॉर्डिंग टू अस। लाइफ कभी भी हम आपके हैं कौन या हम साथ साथ हैं वाले उसका नाम क्या स्वीट स्वीट नहीं होता। देर आर ऑलवेज ऑब्स्टिकल्स एंड सम कैन बी फोरसीन, सम कैन नॉट बी। तो इफ यू टेल the life what to do and what not to do, it is not possible. So what the poet says is, when he advised the requested the the wind not to come, it did not hear, because it will not hear, because it will not hear. It will bring the ruin, it will bring obstacles. तो हमें ही वीक ना होकर स्ट्रांग बनकर उन ऑब्स्टिकल्स को चैलेंज लेकर वी हैव टू सी इट, वी हैव टू फेस इट, एंड इफ वी आर करेजियस देन वी वुड कम आउट एज अ विनर। और जो विनो मतलब कि विन जो है वो गॉड है, इट विनोज वाला जो आता है, दैट इज बिकॉज वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि विंड यानी जो हमारे लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं ना, वो हमें सिखा देता है व्हाट टू डील एंड हाउ टू डील। दैट सेपरेट्स द पीपल, दोज हु आर नॉट एबल टू, वो बेचारे रह जाते हैं, और दोज हु आर एबल टू टेक द होल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दे कम आउट, दे स्विम एंड दे कम आउट, एंड दोज हु आर नॉट एबल टू, दे ड्राउन। तो यहां पर वो मीनिंग है ऑफ द पोएम विंड। The next I am revising is the chapter The Fun They Had. The fun they had. यहां पर there is a pause, the fun they had. यानी कि the chapter's name, the title is written in past tense. Why? The reason is कि this chapter is about the schools which existed in the olden time, और ये वो जो बच्चे जो कि पढ़ रहे हैं टॉमी एंड मार्जी, वो फ्यूचर के बच्चे हैं। सो जब वो पुराने टाइप के स्कूल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो हमारे बारे में पढ़ते हैं, तो दे आर टू मच
puzzled. It is basically a diary entry and it is written आज से काफी साल बाद लिखा हुआ है. It is telling two things together. The first theme is the future schools. Maybe according to the writer, in the future, the schools might not be what we are having. हो सकता है कि आने वाले टाइम में schools खत्म हो जाए. In fact, NCERT itself is trying to bring a no back policy वाला एक वो लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं. तो दे आर ट्राइंग दैट वी शुड लिव मोर ऑन. अभी आपको पता है AI हैज कम, तो थिंग्स आर इन अनदर वे. तो मे बी it is replaced by the buildings and there is only the computers, the laptops, and maybe we don't need even to go to the school. और हम घर में बैठकर जो है we are able to educate ourselves. सेकेंड जो थीम इस चैप्टर का है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल बेस्ड लर्निंग. मतलब देयर इज अ कंट्रास्ट. फ्यूचर स्कूल्स जो है वो आपके हो सकता है कि दैट मे बी बेनिफिशियल. ऐसा नहीं कि वो बेनिफिशियल नहीं होंगे. डेफिनेटली जो लोग लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली ले सकते हैं, बेनिफिशियल होगा. बट मे बी वो जो फन हम लोगों का होता है, when we go to the school, we find friends. When we go to the school, we have picnic. We enjoy. Our teachers help us. We meet our friends. We see different activities, leadership. ये सब तो आप घर में बैठ के नहीं कर सकते हो ना. स्कूल के अंदर तो मॉनिटर बनता है, स्कूल के अंदर तो आपके स्कूल इन्वेस्टिचर सेरेमनी होता है, बास्केटबॉल मैच होती है. ये सब तो घरों में नहीं हो सकता. सो मे बी द फ्यूचर स्कूल्स जो है दे मे बी गुड, बट they may never be able to see, they may never be able to come to the point what our schools have. हमारे पास फन है, हमारे पास मतलब कि वी आर लर्निंग सो मेनी अदर स्किल्स थ्रू स्कूल्स. स्कूल जाना जो है वो सिर्फ एक स्कूल जाना नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो देर आर टू थीम्स ऑफ दिस चैप्टर, that is future schools and importance of school based learning, right? The main chapter is written in a future mode, जहां पे जो दो बच्चे हैं they are studying in a school, but the school is not a building but their own home. उनका खुद का घर है and they have a computer based learning. So the chapter starts with an amusing idea कि जो लड़का है टॉमी, ही गेट्स अ बुक, अ पेपर बेस्ड बुक. और उन लोगों ने पेपर बेस्ड बुक तो देखा नहीं होता है. तो जब वो पेपर बेस्ड बुक देखता है तो दे आर अम्यूज्ड एंड पजल्ड. क्यों? व्हाई दे आर अम्यूज्ड? क्योंकि पेपर में पन्नों को आपको जो है टर्न करना पड़ता है. यू हैव टू टर्न द पेजेस. यू आर नॉट सपोज टू. अब कंप्यूटर में क्या है, आपकी चीजें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन वहां पर क्या है, द पेजेस आर टर्न्ड एंड दे आर ऑल क्रिंकी. मतलब उसमें जो है यूज करने के बाद आपका कोना खराब हो जाता है, दे बिकम रिंकल्ड. तो उसको देख के उन्हें लगता है कि ऐसा कौन, मतलब कि हाउ इट इज पॉसिबल दैट पीपल आर स्टडिंग. और कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे जैसे आपके उनके जो लेसन है जो हो चुके हैं दे आर रिमूव फ्रॉम द लाइब्रेरी और नई चीज उनके कंप्यूटर में होती है. लेकिन बुक्स में क्या होता है, चैप्टर वन ही रहेगा, फन द हेड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. दैट इज व्हाई दे आर पजल्ड. और वो अपनी फ्रेंड मार्जी को भी ये बात बताता है एंड शी इज ऑल्सो पजल्ड एंड शी इज ऑल्सो फ्राउंड व्हेन शी फाइंड्स कि वो जो बुक है इट इज अबाउट अ स्कूल. क्योंकि उसके अकॉर्डिंग स्कूल वॉज समथिंग जो उनके घर में होता था. उसको स्कूल का मतलब नहीं पता है.
For her, the school was a computer-based learning, their home. तो उसको तो नहीं पता था कि स्कूल किस चीज को कहते हैं, उसको तो यही लगा कि भाई स्कूल मतलब वो जो कंप्यूटर बेस्ड है। उसने कहा स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा। बट जो उसका फ्रेंड है हु इज बिट ओल्डर देन हिम, वो थोड़ा सुपीरियरिटी के साथ बताता है उसको कि दैट इज अबाउट अ पीरियोडिक स्कूल, मतलब पुराने जमाने का स्कूल है जिसमें देयर वॉज अ बिल्डिंग एंड देयर वॉज अ टीचर। नाउ मार्जी इज अगेन वेरी अनहैप्पी, क्योंकि उसको लगता है कि टीचर घर आके कैसे पढ़ा सकता है। अगेन शी फील्स, मतलब जो टॉमी है ही फील्स बिट प्राउड, और वो हंसने लग जाता है और वो कहता है कि इट इज नॉट द स्कूल विच वी हैव, द स्कूल वॉज अ बिल्डिंग इन द अर्लियर पीरियड एंड स्टूडेंट्स यूज टू गो देयर एंड द टीचर वॉज अ ह्यूमन। अब ये बात सुनकर उसको और हंसी आती है कि टीचर्स ह्यूमन कैसे हो सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर, क्योंकि उसने तो वही चीज देखी है, शी हैज सीन ओनली वन थिंग, तो उसको लगता है कि हाउ कैन टीचर्स बी ह्यूमंस, ह्यूमंस आर नॉट दैट मच इंटेलिजेंट। लेकिन उसका जो फ्रेंड है वो उसको बताता है कि टीचर स्कूल जो मतलब कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं ह्यूमंस, दे आर ऑल्सो एज इंटेलिजेंट एज कंप्यूटर्स। एंड ये कहकर मतलब कि दे आर हैविंग अ पॉज, इन द मीन वाइल उसकी जो मदर होती है शी मेक्स अ कॉल, मतलब वो उनको बुलाती है और वो उसे कहती है कि यू हैव टू कम एंड स्टडी, बिकॉज उसकी मम्मी का मानना होता है दैट इफ टीचिंग इज डन, इफ रीडिंग इज डन ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, देन वी लर्न बेटर। और इसीलिए उसकी मम्मी ने मंडे टू फ्राइडे का उसका एक टाइम टेबल सेट कर रखा होता है, उसका एक टाइम टेबल सेट कर रखा होता है। नाउ व्हेन मार्जी गोज इनसाइड, तो शी फील्स वेरी इरिटेटेड बिकॉज शी वॉज लैगिंग इन ज्योग्राफी। वो ज्योग्राफी में लैग कर रही थी, शी वॉज गेटिंग लेस मार्क्स, उसके मार्क्स कम आ रहे थे। एंड उसकी जो मदर थी, इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग दैट लर्निंग, उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था, मीन्स अ काइंड ऑफ आपका मशीन इंस्पेक्टर, जो कि आकर उस पूरे कंप्यूटर को ठीक कर देता है। इवन दो शी वांट्स कि वो कंप्यूटर ठीक ना हो, लेकिन वो ठीक हो जाता है। एंड जो काउंटी इंस्पेक्टर है द रोबो, वो उसको बताता है कि दैट इट वाज बिकॉज ऑफ द देयर वाज सम लैगिंग, और उसका जो सेक्शन था वो थोड़ा जल्दी आगे चला गया था। और ये सब सुनकर उसको बड़ा दुख होता है बिकॉज शी डिड नॉट वांट द कंप्यूटर टू बी रिपेयर्ड। when she goes inside and she puts into, उनके में क्या है, first of all they have to put the homework in the slot, given slot, and then the marks would be displayed and then the next lesson would be taken। और उसको जो है नेक्स्ट लेसन फ्रैक्शन का पढ़ना होता है। बट शी कम्स टू नो अबाउट द पास्ट स्कूल्स, उसको जो है पास्ट स्कूल्स के बारे में पता लगता है, जहां जो बच्चे होते हैं दे आर स्टडिंग टुगेदर, वेयर द स्टूडेंट्स स्टडी टुगेदर। शी वॉज स्टडिंग अलोन, she did not have any friend kind, she did not have people to share with, and she feels bad for herself। उसको अपने लिए बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि उनकी जो लर्निंग है दैट इज वेरी बोरिंग, वेरस जो पुराने लोग थे, मतलब द पीपल हु हैड द स्कूल्स, the people who studied in the schools, they had the fun।
This she realizes. और ये जो एंड में उसको रियलाइजेशन होता है ना, दिस इज व्हाट द थीम जो मैंने बोला था, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल बेस्ड लर्निंग, वो इसी चीज को बताता है कि जितना मर्जी आप कंप्यूटर से सीखे, व्हेन यू आर स्टडिंग थ्रू द कंप्यूटर्स, तो यू आर स्टडिंग एट योर ओन होम, आप अपने घर में बैठे हो, तो यू आर ओनली, आप अकेले हो, यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। कुछ टाइम के लिए सब कुछ अच्छा लगता है, बट देन इफ यू वांट एनी हेल्प यू ओनली हैव दोस रिसोर्सेस जो कंप्यूटर में है, बट यू डोंट हैव फ्रेंड्स विद whom यू कैन हैव सम चिट चैट। और ये सब चीजें जो है दैट टेल्स दैट एक टीचर की जो वैल्यू होती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर, ये आपके बैक में भी दिया है दिस क्वेश्चन, दैट कैन नेवर बी replaced by any kind of virtual teaching or computer based teaching. Teachers give you guidance, they help you to overcome your problems, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करने में आपको मदद करते हैं। दे आर योर पेरेंट्स, दे आर योर गाइड, योर फ्रेंड, योर मेंटोर। सो स्कूल टीचिंग, teacher based teaching can never take the place of computer based, because in computer based the learning might be there, but the skills might not be developed. So that is the summary of the chapter, the fun they had. And you have two characters, because जो मदर और जो काउंटी इंस्पेक्टर है उनका हार्डली एक एक लाइन का है। मार्जी इज अ small young girl, younger than Tommy, and she does not know about what is school and all. Tommy, whereas bit elder, is full of pride. He knew what was the school about, और इसीलिए थोड़ा वो एटीट्यूड दिखाता है, but both of them are having the school, the computer based learning. So that's the first chapter, the fun they had. On the theme, these are the themes which you can get, and of course you can get a 2 marker 3 marker question from inside the chapter.